हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एटम्स मॉलिक्यूल होते क्या हैं, कैसे होते हैं। इस चैप्टर में हम बस एटम के बारे में जानेंगे कि एटम कैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 कान है, ठीक है, एक नाक है, लिप्स है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं। तो ऐसे ही एटम के पास भी क्या होंगे, हाथ पैर होंगे। और देखेंगे हम अच्छे से, मतलब उसके पास हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि एटम सबसे छोटे होते हैं, यानी कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ होते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप देखेंगे अगल बगल ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ देखेंगे तो किससे बना होता है, एटम से। एटम बहुत छोटे होते हैं, हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको सुपर पावर होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और दुनिया में हर एक चीज़ किससे बना होता है, एटम से बना होता है, ठीक है। तो इस अगर पूछता है आपसे कोई कि स्मॉलेस्ट थिंग क्या है, तो एटम है। अब उसी का हमको स्ट्रक्चर देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हैं। कौन है, 3 साइंटिस्ट हैं। वो तीनों साइंटिस्ट अपना अपना थ्योरी देंगे किस तरीके से एटम होता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है। कौन कौन साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट आएंगे हमके, कौन, थॉमसन बाबा। कौन बाबा, थॉमसन बाबा। मतलब बाबा मतलब उनको याद करने का तरीका है, ट्रिक है, ठीक है। तो थॉमसन बाबा आएंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आएंगे रदरफोर्ड बाबा। और तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे बोहर बाबा। इन 3 बाबा आएंगे, तीनों अपना अपना मंत्र देंगे। क्या मंत्र देंगे, बताएंगे कि एटम कैसा होता है, अपने जादू से अपने एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि एटम का वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। और क्या है इसमें, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो पिछले चैप्टर में हम देखे हैं। तो इसका मेन यही है कि स्ट्रक्चर, ये 3 साइंटिस्ट जो है ना, ये जो तीनों अपना थ्योरी देने वाले हैं इस चैप्टर में, वही मेन इंपॉर्टेंट है, वही आपके क्लास में आता है। और जब आगे बढ़ेंगे आप 11th-12th में जाएंगे तब आपको वहाँ से ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तब नहीं आएंगी। तो आपके कहाँ तक है, 9th और 10th में। 10th में भी अभी आप जब पढ़ेंगे तो ये तीनों साइंटिस्ट वहाँ भी आएंगे आपको दर्शन देने, ठीक है, इंट्रोडक्शन देने। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। कह रहा है कि इंट्रोडक्शन में जो अभी दिया मैंने वही बताया है। फिर कह रहा है कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो मैटर होता है ना, सॉरी, जो एटम होता है वो डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि उसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। उस वही सबसे छोटा टुकड़ा होता है, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको और हम छोटे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते। तो यही है इंट्रोडक्शन था जो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे। सबसे पहला टॉपिक आता है चैप्टर का, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। मैटर क्या है, जो भी हमारी चीज़ आसपास है जिसमें वॉल्यूम है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई किया, यानी जो जगह को घेरा है। जैसे ये पेन है, ये पेन यहाँ पर मैंने हटा दिया था, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं घेरा हुआ है, जगह खाली है। लेकिन इस पेन को मैंने यहाँ पर गिरा दिया तो क्या कर लेगा, अपना जगह घेर लेगा उस एरिया में। और कुछ वेट भी होगा, मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, तो उसी को हम कहते हैं मैटर। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो वही कह रहा है इस मैटर के अंदर भी चार्ज होते हैं। अब 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि ऐसा चार्ज जो रुका हुआ रहता है, यानी कि ये रुका हुआ ऐसा चार्ज रहेगा। दूसरा होता है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, जो हमेशा मूव करता रहता है। जो घरों में तारें नहीं लगी रहती हैं, उसमें बिजली क्या होता है, मूव करता रहता है हमेशा। तो कौन सा है, डायनेमिक है। वो सब बाद में है। तो बस चार्ज क्या होता है, उनके अंदर चार्ज होता है। वो चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ना चार्ज वाला, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी भी 2 एटम्स को या 2 चार्ज को या 2 बॉडी को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। ऐसे 2, मान लो मेरा हाथ ही है, अगर आपस में ऐसे रब करेंगे कुछ सेकंड तक, 10 या 15 सेकंड तक कस के, तो हम देखेंगे कि हाथ मेरा गर्म हो जाता है। आप एक चार्ज करके देख सकते हैं, जब हाथ को अपने दोनों रगड़ेंगे ना तो ये गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, आपस में जब रगड़ती हैं ना तो उनके अंदर चार्ज पैदा हो जाता है। चार्ज यानी कि गर्माहट आ जाती है। तो नहीं गर्माहट, गर्म फील होता है, तो वो चार्ज ही होते हैं। तो चार्ज को हम महसूस कर सकते हैं जब आपस में कोई भी चीज़ रगड़ेंगे। तो ऐसे जब पेपर को भी आपस में रगड़ेंगे ना तो वो भी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वही है ना, कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी को अगर आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होगा, देखा है ना, ऑन रबिंग। रबिंग मतलब होता है रगड़ना। 2 ऑब्जेक्ट को जब आपस में रगड़ेंगे तो उनके अंदर चार्ज आ जाएगा। चार्ज कैसे आएगा, हम जब रगड़ेंगे हाथ को तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारे हाथ के अंदर भी चार्ज आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको शॉक लगेगा। शॉक क्यों लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि ऐसा चार्ज है जो रुका हुआ होता है, वो मूव नहीं करता है। इसको हमसे खतरा नहीं है, या हमको इससे खतरा नहीं है, ठीक है। हमको खतरा किससे है, जो चार्ज मूव करते रहते हैं, यानी जो डायनेमिक होते हैं, जो तारों के अंदर होते हैं, जैसे टीवी चलता है, फैन चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो रही है 2 डिस्कवरी, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है 1900 में, यानी कि आज से लगभग कितना, 1902, यानी कि 120 साल पहले की बात है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कौन, जे थॉमसन। अभी वही जो जे थॉमसन बता रहा था बाबा ना थे, जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, जैसे एटम है, किसी भी चीज़ के अंदर 2 चीज़ 3 चीज़ रहती हैं, तो ऐसे ही एटम्स के अंदर भी क्या रहती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहती हैं। आप लोग नाम सुना ही होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का।
तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने। उसको अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, बस यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1900 में। जब इसके पहले कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था E.गोल्डस्टीन। क्या नाम था? E.गोल्डस्टीन नाम था। इन्होंने 1886 में एक कैनोल रे के जरिए, कैनोल रे क्या होता है? एक नया रेडिएशन निकल रहा था गैस से, उससे ये पता चला कि एक तरह का और पार्टिकल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का 200 या 2000 गुना ज़्यादा है, जिसको नाम दिया गया बाद में प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। इसको अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस इंट्रोडक्शन दिया है, तो घबराइएगा मत कि क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी अच्छे से डिटेल में बताया गया आगे। तो दो यहाँ पर निकला था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो यहाँ से हमको बस इतना जानना है इन्फॉर्मेशन के लिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्मिथ ने 1886 में, ठीक है। देखो इसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देखो अब यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि अभी हम चैप्टर 3 में पढ़ के आ रहे हैं। ये क्या पढ़ के आ रहे हैं कि डाल्टन बाबा थे, वहाँ पे एक डाल्टन बाबा थे, एक डाल्टन साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने कहा था कि एटम ऐसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको हम और छोटे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि ये अब इसके बाद ये छोटा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे थॉमसन आए, और कौन आया? बोहर आए और रदरफोर्ड आए। इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो कैसे एटम इतना छोटा हो सकता है? डाल्टन ने यहाँ पर फेल हो गया, यानी डाल्टन का थ्योरी था, जो डाल्टन बता रहा था कि एटम सबसे छोटा होता है, उसका थ्योरी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि थॉमसन ने क्या कर दिया था? प्रूव कर दिया था कि एटम के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रदरफोर्ड ने प्रूव किया दिया था कि एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं। तीसरे में यह पता चलता है कि डाल्टन थ्योरी था वो गलत हो गया। अब नया थ्योरी बन के सामने आ गया कि एटम को भी क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। किस किस हिस्सों में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी आता है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो इसको याद रखिएगा कि एमसीक्यू में भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन बाबा ने किया था, जिसका नाम था जे थॉमसन। तो वही कह रहा है कि पहले ऐसा इंसान था जे थॉमसन, जिसने क्या किया था? डाल्टन के थ्योरी को गलत ठहराया था। उसने बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक। इसका थ्योरी कहता है, मतलब ये बताया समझाने के लिए कि जो एटम होता है ना, वो एकदम खरबूजे की तरह होता है। खरबूजा आप लोग देखे हैं ना, जिसको वाटरमेलन कहते हैं अंग्रेजी में। खरबूजा नहीं होता है, लाल लाल खरबूजा होता है। तो कहता है कि खरबूजे के अंदर जिस तरीके से लाल लाल उसका एरिया होता है और उसके अंदर छोटे छोटे बीए होता है, सीड्स होता है ब्लैक ब्लैक कलर का। आप लोग खाया होगा खरबूजा, देखे भी होंगे। तो कह रहा है एटम भी उसी तरह का होता है। तो इसको इस तरीके से बताया है, समझाया है कि ये मान लेते हैं हमारा क्या है? खरबूजा है, ठीक है। और जो माइनस का साइन दिखा रहे हैं, सारे सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनको कहा गया है कि ये सीड्स हैं जो खरबूजे के अंदर काले काले रंग के होते हैं। तो वही कह रहा है ये जो ड्राई फ्रूट्स होता है वाटरमेलन, ठीक है, ठीक इसी तरह से एटम भी होता है। एटम भी क्या होता है? गोल सा होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। जैसे खरबूजे के अंदर उसके बिया होता है, सीड्स वगैरह होते हैं ब्लैक कलर के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि वाटरमेलन किसको कहा गया है? इलेक्ट्रॉन को कहा गया है, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को कहा गया है। किसने कहा है? जे थॉमसन ने कहा है। और उसको एक चीज़ और कहा गया है, क्रिसमस पुडिंग। पुडिंग की तरह का केक वगैरह होता है, उसमें थोड़ा सा रहता है मटेरियल। तो यहाँ बस इतना समझाया गया है कि जो एटम का स्ट्रक्चर है जे थॉमसन के मुताबिक कैसा है? एक वाटरमेलन की तरह है, खरबूजे की तरह है, जिसके अंदर क्या होते हैं? माइनस माइनस चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एटम रहता है और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है, इस तरीके से कई सारे खरबूजे की तरह। जैसे खरबूजे के अंदर कई सारे सीड्स रहते हैं ब्लैक कलर के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या रहते हैं? एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हुए रहते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया थॉमसन का। अब इनके कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? तो कहते हैं ये कि एक एटम के ऊपर जो भारी वाला एरिया होता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है? हमारा एटम है, ये जो बाहर वाला एरिया ना लाइन है, इसी को क्या बोल रहा है? ये पॉजिटिव स्फीयर है। इनका जो बाहर वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है? प्लस वाले हैं, यानी कि इनका नाम नहीं दिया गया। अभी हम पढ़ेंगे कि इनका नाम क्या है? प्रोटॉन है। ये जो पॉजिटिव वाला स्फीयर है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऊपरी लेयर है एटम का, उसको पॉजिटिव स्फीयर कहा गया है, जिसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एटम जो होता है वो कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी कि बाहर वाला एरिया, जिसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इमीडिएट मतलब कि उनके अंदर होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला पॉइंट था किसका? जे थॉमसन का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वली इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल।
दूसरा पॉइंट ये कहता है जे थॉमसन कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी कि जितने माइनस साइन होता है उतना ही प्लस साइन भी होता है, जिसकी वजह से एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि शांत होते हैं। ठीक है, किसका कहना है, जे थॉमसन का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जे थॉमसन बाबा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं आपको कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना माइनस साइन होता है, यानी कि जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। यानी कि जितना माइनस दिख रहा है ना आपको, 3 4 3 7 7 3 10, यानी कि 10 अगर नेगेटिव है 10 पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले का ये नाम नहीं बता पा रहा था, उसका नाम अभी आगे हम देखेंगे। इसने बस किसका नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का, और ये भी कहा था कि जितने माइनस चार्ज हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसका हमसे क्या जाना, इससे हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर कहीं भी साइन नाम आता है तो आपके सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए, माइनस साइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था जे थॉमसन का मॉडल। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, क्या आता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे बाबा हैं, ये बाबा क्या कहेंगे, ये एटम को दूसरे तरीके से समझाएंगे। देखते हैं क्या समझाते हैं। देखो, इनका मानना था कि ये इनके क्या थे, इनके चेले थे, चेले यानी कि इनका शिष्य थे, किसके, थॉमसन के, यानी थॉमसन के ये स्टूडेंट थे। कह रहा है कि जो रदरफोर्ड थे, जब ये साइंटिस्ट जो थॉमसन ने बताया था कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसको सुनने के बाद जो ये थे, कौन, रदरफोर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे। क्यूरियस यानी कि मतलब उत्सुक होते जानने के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है उनके अंदर रहता है, एटम के अंदर। ये जानने के लिए इन्होंने भी क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने देखा, मतलब पता लगाने की कोशिश की किस तरीके से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बिछे हुए हैं एक खरबूजे की तरह। तो ये एक्सपेरिमेंट करते गए और इनको क्या मिल गया, इनको एक प्रोटॉन मिल गया। मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें से क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। उन अल्फा पार्टिकल्स को नाम दिया गया क्या, बाद में प्रोटॉन दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। यानी कि ये बस गए थे देखने कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, और देखते देखते इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे कह सकते हैं चार्ज का ईजाद कर दिया, जिसको इन्होंने नाम नहीं दिया था जे थॉमसन ने। बस इतना कहा था कि उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन नेगेटिव वाले का नाम इन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव वाले को छोड़ दिया था। पॉजिटिव वाले को नाम दिया इन्होंने, किन्होंने, हमारे दूसरे बाबा ने, यानी कि रदरफोर्ड ने, जिसका नाम दिया था प्रोटॉन्स। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यानी हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, इन दोनों साइंटिस्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के अंदर जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी संख्या में प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, अब देखो इनके कुछ पॉइंट्स क्या हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड यानी कि सोने का एक फॉइल लिए थे इस तरीके से, इसको फॉइल कहते हैं, खूब सारा ऐसे गोल गोल था। ठीक है, गोल्ड आइटम्स थे। इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे रैंडमली। देखो इधर से अल्फा पार्टिकल्स है, इधर से देखो तेज़ी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कुछ लड़के चले आ रहे हैं, कुछ इधर चले आ रहे हैं, कुछ उधर चले आ रहे हैं, देखो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे इन्हीं को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। तो वही कह रहा है कि जब इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अल्फा पार्टिकल्स जो था काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कूद रहा था। तो उसी को ना क्या नाम रख दिया गया, प्रोटॉन। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कह रहा है कुछ उसमें अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत ही स्मॉल एंगल पे क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। जैसे मान लो इधर से उन्होंने भेजा, ये लड़के यहाँ आ जा रहा था। ठीक है, ऐसे ये वाला भेजा, ये लड़के उधर चला जाता। क्यों लड़ रहा था, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ था जो उसे रोक रहा था। क्या रोक रहा था, वही प्रोटॉन रोक रहा था। सरप्राइजिंगली, यानी कि सरप्राइज मतलब अचानक से, या कह सकते हैं जादू से, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड। यानी कि अगर जितने भेज रहे थे उसमें से लगभग 12,000 पार्टिकल क्या हो रहे थे, दोबारा वापस आ जा रहे थे लड़के। क्यों लड़के आ रहे थे, इसी की वजह से लड़के आ रहे थे क्योंकि हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, अपने आप को अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की खोज किया। यही थे हमारे कौन, अर्नस्ट रदरफोर्ड। ये देख लो ध्यान से। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है जब ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये वाला, तो अगर वो 10 बार क्या कर रहे थे, उस अल्फा पार्टिकल्स को भेज रहे थे तो 10 बार उसमें से लड़के आवाज़ आ रहा था। वह मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो साफ साफ लिखा है, कहाँ गया, ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल। जब भी ये अल्फा पार्टिकल्स लड़ते थे ना तो इसमें से आवाज़ आता था। जैसे ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, यहाँ पर लड़ रहा है, जब लड़ के वापस आ जाता था तो इसमें से आवाज़ आता था। तो वही कह रहा है कि अगर 10 बार वो अल्फा पार्टिकल्स को भेजते थे तो 10 बार उनको आवाज़ सुनाई देता था। तो उसी को नाम दिया गया बाद में क्या, प्रोटॉन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि उसमें जो अल्फा पार्टिकल भेज रहे थे, यानी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने भेजा है उसमें से मैक्सिमम क्या हो रहे थे, आर पार निकल जा रहे थे। देखो यहाँ पे इन्होंने 4 भेजा, चारों चारों क्या हुए हैं, आर पार निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है। इसका मतलब ये बताते हैं कि उस गोल्ड फॉइल के अंदर, यानी कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो कम होती है। देखो लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, यानी कि एटम के अंदर जो ज़्यादातर स्पेस है, जो जगह है, वो इम्पटी है। इम्पटी यानी कि खाली है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, आर पार हो जा रहे थे और डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे। लेकिन वेरी फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो क्या हो रहे थे, लड़के वापस आ जा रहे थे अपने रास्ते पे, जिसकी वजह से हमें पता चलता है, इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, जिनको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बाई 180 डिग्री। कह रहा है उसमें से बहुत कुछ ऐसे ही थे जो कौन कर रहे थे, 180 डिग्री पे, मतलब जितना अगर इस तरह से भेज रहे थे तो इस तरह से निकल जा रहे थे। बाकी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो भेज तो रहे थे ऐसे सीधे, लेकिन लड़के वो कैसे आ रहे थे, इधर वापस आ रहे थे। जैसे ये सब हो रहा है, देखो लड़के उसी रास्ते से वापस आ रहा है, ये यहाँ से लड़के वापस आ गया, ये यहाँ से लड़के ऊपर चला गया। देख सकते हैं ना कितना लड़ रहा है। जो भी लड़ रहा है किस वजह से लड़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लड़ रहा है। ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि जितनी बार उन्होंने भेजा उतनी बार क्या हुआ, लड़के वापस आ गया और कुछ पार्टिकल्स निकल गए, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि उस एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं। जैसे सेंटर में यहाँ पे दिया है ना, ये देखो सब सेंटर में है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और एटम को बांध के रखता है अपनी तरफ। ठीक है। उसका फिगर यहाँ पे नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे देखो दिया है, अच्छा हमको लगा नहीं दिया होगा। जैसे मान लेते हैं क्या है, एक लिथियम है, कोई भी एलिमेंट है। ठीक है। वो यहाँ पर 2 रिंग है, बीच में क्या है, एक डॉट है। वो डॉट क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और बाकी जो अगल बगल है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसका मतलब ये हुआ, एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होता है, और उनको बांध रखने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। जैसे ये बीच में था, तो जिससे वो लड़के वापस आ रहे थे वो कौन था, न्यूक्लियस ही था। तो वही कह रहा है, जिसके समय न्यूक्लियस के बारे में भी पता चला कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ठीक है। तो पूछ सकता है एग्जाम MCQ में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, हमारे कौन थे, थॉमसन बाबा, यानी कि J.J. थॉमसन। ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, हमारे रदरफोर्ड ने। ठीक है। और क्या था, अब तीसरा आते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड। इनके कुछ नुकसान भी थे, यानी कि जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनसे कुछ गलतियां भी हुई थी। क्या गलतियां हुई थी, देखते हैं। देखो इन्होंने बहुत बड़ा मतलब थ्योरी बता दिया था, इतना बड़ा थ्योरी कि ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। देखो ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जो इनके ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स मतलब होता है इनका मतलब जो गलतियाँ थी। गलतियाँ क्या थी, इन्होंने कहा था कि जो एटम होता है ना, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे मान ले अगर ये एटम है, ठीक है, ये क्या हमारा बीच में न्यूक्लियस है और ये अंगुलियाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, अब बीच में न्यूक्लियस है और ये एटम है। अब इनका मानना था, इनका रदरफोर्ड का, कि जो एटम है ना, एटम के अंदर से हीट है या कह सकते हैं एनर्जी बाहर आता है। ठीक है। जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वह क्या होते हैं, जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। क्या होते हैं, गिर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर ऐसा होता तो हम किससे बने हैं, एटम से बनी बने हैं। ये पेन भी एटम से बना है, ये पृथ्वी भी एटम से बना है, ये ब्रह्मांड भी एटम से बना है। अगर ऐसा होता, अगर एटम खत्म हो जाते आपस में ही, अगर ऐसे आपस में क्या होते, मुड़ जाते, अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर गिर जाता, प्रोटॉन के अंदर गिर जाता, तो पूरा ब्रह्मांड क्या होता है, ऐसे सिकुड़ जाता और हम चुटकी बजाते ही खत्म हो जाते। तो ऐसा होता है, नहीं होता है। थी इनकी गलती थी। बाद में ये पता चला कि जो बता रहे थे ये गलत बता रहे थे। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मांड हर 5वें सेकंड में खत्म हो जाता, हर 5 ब्रह्मांड क्या होता है, ऐसे सिकुड़ जाता। क्यों, क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक चीज़ किससे बना है, एटम से बना है। ये था उनका ड्रॉबैक्स, उनकी गलतियाँ थी। बाद में पता चला कि हम जानते हैं क्या होता है, एटम्स स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा कूदते फानते नहीं है और एटम्स उनके अंदर नहीं गिरता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने काफ़ी बड़ा गलती बता दिया था, जिसे मैं फिर समझा देता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग को समझना चाहिए। इनका मानना था कि बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है। ये कह रहे थे कि इस एटम से बार बार क्या हो रहा था, एनर्जी निकल रहा था। ठीक है। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो एनर्जी था वो खत्म हो जा रहा था। खत्म होने के बाद ये न्यूक्लियस में गिर जा रहे थे। अगर ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो हमको पता है कि पूरा ब्रह्मांड किससे बना है, एटम से बना है। और जब एटम ही ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ से रहेंगे, हमारे अंदर तो करोड़ों एटम है। अगर सारे एटम ऐसे ख़त्म होते रहे तो ब्रह्मांड हर 5वें सेकंड में क्या हो जाएगा, ऐसे चिगुड़ जाएगा और पूरा ब्रह्मांड ही ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है।
यानी कि ये पता चला हमको कि एटम्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, शांत होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये था उनका ड्रॉबैक्स। हो गए 2 साइंटिस्ट। अब आते हैं तीसरे साइंटिस्ट पे, जिनका नाम था हमारा बोहर मॉडल। ये काफ़ी मतलब बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट इनको माना जाता है बोहर को, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था अपने फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो इन्होंने इसमें क्या किया था देखते हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एनर्जी को लॉस नहीं करता है और वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता है। किसने बनाया था? बोहर मॉडल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। ठीक है, इनका मानना ये था अगर एटम के अंदर यानी कि जो न्यूक्लियस है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिर जाते हैं तो ब्रह्मांड कैसे अभी तक रुका हुआ है? ब्रह्मांड को तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि जो जे थॉमसन सॉरी जो ये है हमारे कौन रदरफोर्ड, ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उनका जो ऑर्बिट है वो चेंज होता रहता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एटम है, एटम के अंदर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और इस रेंज में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो कह रहा है इनका जो ऑर्बिट होता है यानी कि जो घूमने का रास्ता होता है ना, वो अलग अलग होता है। एक बार ऐसे घूमेगा और दूसरी बार यहाँ से ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा। यानी कि रास्ता इसका क्या होता है, बदलता रहता है एटम के अंदर, जिसकी वजह से हम ये कभी भी पता नहीं लगा सकते कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिट में घूमता है, यानी कि उसका घूमने का रास्ता क्या है। जैसे देखो, जो हमारा पृथ्वी है ना, वो एक फिक्स ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको कि जो बीच में सूरज रहता है, अगर सूरज के अगल बगल हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, गोल गोल चक्कर लगाती है। तो वो चक्कर किस रास्ते पर लगाती है, उसका रास्ता फिक्स है, वो रास्ता कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऐसा कहानी नहीं है, चक्कर वो भी लगाती है, किसका, न्यूक्लियस का, लेकिन उसका रास्ता फिक्स नहीं है। वो क्या करती है, एक बार ऐसे चक्कर लगाई थी, एक बार ऊपर ऐसे चक्कर लगाएगी, फिर एक बार ऐसे चक्कर लगाएगी गोल गोल, फिर यहाँ से ऐसे चक्कर लगाएगी। यानी कि उसका रास्ता फिक्स नहीं है, उसका ऑर्बिट फिक्स नहीं है। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो ऑर्बिट होता है, उसका जो रास्ता होता है वो डिस्क्रीट होता है, वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हमारा सूरज के अंदर सूरज का चक्कर हमारा पृथ्वी लगाता है ना गोल गोल, ऐसा नहीं होता है, उसका रास्ता फिक्स नहीं होता है। जिसकी वजह से जब देखे थे ये, तो इन्होंने बताया कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर गिरते नहीं हैं, बस वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है असली कहानी। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि जब रिवॉल्व करता है एटम या इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी भी रेडिएट नहीं करता, वो एनर्जी भी नहीं निकालता, बस वो क्या करता रहता है, अपने ही रास्ते पे इधर से उधर घूमता रहता है गोल गोल। ठीक है, तो उसका रास्ता कभी फिक्स नहीं रहता है। अगर हम जैसे हमारा रास्ता क्या है, हम घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो हम एक ही रास्ते से बार बार जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से जाता है, एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, एक बार पीछे से घूम के जाएगा, एक बार इधर से जाएगा। यानी कि उसका रास्ता फिक्स नहीं होता है, वो कैसे भी घूमता रहेगा न्यूक्लियस के अगल बगल। तो ये कहना चाह रहे थे बोहर मॉडल। इसलिए जो वो थे रदरफोर्ड, उनका थ्योरी भी फेल हो गया इनके सामने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, ये था बोहर का मॉडल। ठीक है, अब देखो, अब आता है दूसरा टॉपिक, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वही जो न्यूक्लियस होता है ना, उन्हीं के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखो कह रहा 1932 में ये कहानी शुरू होती है। कब? 1932 में, यानी कि लगभग आज से लगभग कितना 70 वो और 20 यानी कि 90 साल पहले की बात है। जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था? जेम्स चैडविक या जे चैडविक। उसने डिस्कवर किया था एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका नाम दिया गया क्या? प्रोटॉन। कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन का डिस्कवर नहीं किया था, एक ऐसे चार्ज का डिस्कवर किया था जिसका वैल्यू किसकी तरह था? प्रोटॉन का था। यानी कि अगर मान लेते हैं उसका नाम दिया गया था न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होती है ना, वो प्रोटॉन के बराबर होती है। कितनी बराबर होती है? प्रोटॉन की। अगर प्रोटॉन की वैल्यू 10 है, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो जेम्स चैडविक था 1932 में, उसने क्या किया था? एक सब एटॉमिक पार्टिकल का आविष्कार किया था जिसकी वैल्यू लगभग प्रोटॉन के बराबर ही थी। ठीक है, तो वही कह रहा है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के बराबर उसकी वैल्यू थी। इट वॉज इवेंचुअली नेम एड न्यूट्रॉन। उसका नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए कमेंट में, मैंने बताऊंगा। ठीक है, और वैसे ही न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ये भी आप बताएंगे। और न्यूट्रॉन की थी, ये तो मैंने बता दिया, जेम्स चैडविक। ठीक है, इस तरीके से तीनों की क्या हुआ था? डिस्कवरी हुआ था अलग अलग टाइम पे। तो चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंटली इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, यानी जितने भी ब्रह्मांड में एटम्स होते हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर, बाल्टी के अंदर, बॉटल के अंदर, जितने भी पृथ्वी के अंदर एटम्स होते हैं, उन सारे एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट रहते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर बाय द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। हमको ये पता चला अभी तक कि एक एटम के अंदर, अगर ये एटम है तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा जो नेगेटिव होगा, ठीक है,
प्रोटॉन भी होगा जो पॉजिटिव होगा, और तीसरा आता है न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, उसी में एटम के अंदर ही होता है। यानी कि हमने देखा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हैं, यानी कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। 4 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन डाल्टन जो था, इसके पिछले चैप्टर में हम पढ़ के जो आ रहे हैं, उसने कहा था कि एटम सबसे छोटा यूनिट होता है। अब हमने क्या जाना कि एटम सबसे छोटा यूनिट नहीं होता है, उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, और भी पता नहीं कितनी, अगर साइंटिस्ट आएंगे खोजेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी तक बस इतना ही पता है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव साइड में होते हैं, प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और लास्ट में होता है सेंटर में उसका न्यूक्लियस जो सबको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब आते हैं आगे, हाउ आर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट। ये क्या कह रहा है, देखो सेल का जो होता है, सेल का मतलब होता है डब्बा या लाइन, ठीक है। तो एक एटम के अंदर लगभग 4 सेल होते हैं, एक, ठीक है, वो देखो यहाँ नाम दिया गया है। पहले का नाम होता है के, ठीक है, इसे वाला क्या नाम है, के नाम है। इसके बाद क्या नाम है, यल नाम है। उसके बाद यम, उसके बाद यन। यानी कि जो भी आप लाइन देख रहे हैं ना, ऐसे रैंडमली नहीं बनाया गया है, ये इसके सेल है। इसी के अंदर क्या रहता है, एटम्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है उसका नाम है यन सेल। क्या नाम है, सेल मतलब होता है पिंजरा। पिंजरा कैसा होता है, गोल सा होता है। तो पहले पिंजरे का नाम है एन सेल। इस एन सेल के अंदर 4 क्या रह सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, या सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यम सेल, थोड़ा छोटा होता है, किससे, यन से। इसके अंदर 3 रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यल, यल के अंदर 2 रह सकते हैं, ठीक है, एल। उसके बाद आता है हमारा लास्ट के सेल, सबसे छोटा यही होता है, और इसके अंदर 1 नंबर रहता है। तो वही कह रहा है जो सेल होते हैं वो एक एटम के अंदर 4 सेल होते हैं, के, यल, यम और यन। इनके अंदर नंबर भी रखिएगा। के सेल के अंदर 1 नंबर आता है, एल सेल के अंदर 2 नंबर आता है, एम सेल के अंदर 3 और एन के अंदर 4, ठीक है। इन्हीं सेलों के अंदर क्या रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा वो उसकी एनर्जी उतना ज़्यादा क्या होगा, खींचने की ज़्यादा रहती है, और जो जितना दूर रहेगा उतना आराम से घूमेगा। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो काफ़ी आसानी से क्या करेगा, इस न्यूक्लियस का चक्कर लगा लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा करीब होगा उसका चक्कर क्या होगा, और ज़्यादा तेज़ होगा। जैसे मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं हमारे किसका, सोलर सिस्टम का। बीच में क्या है, सूरज है। सूरज को मान लेते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा आता है प्लानेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब आता है ना। तो ऐसे इसके अंदर भी, एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है सूरज की तरह, और कई सारे एटम्स और न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है जैसे सूरज करता है, ठीक है। जो सूरज होता है उसके अगल बगल कई सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, 8 प्लैनेट हैं, 8 के 8 घूमते रहते हैं गोल गोल में। ऐसे ही एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर गोल 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 घूमते रहते हैं। देखो यहाँ पर इतना सारा एलिमेंट दिया गया और सबका बताया गया है, ठीक है। तो लिथियम का है, हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन दिया है सबका सबका एटम है। और इस तरीके से बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद रिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और बीच बीच का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे ही सबका आर्गन तक का दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखो इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, कह रहा है कि जो आउटर वाला एरिया होता है, यानी कि जो सबसे पहला वाला सेल होता है, सबसे ऊपर वाला यन वाला सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन वो रह सकते हैं। यानी अभी मैंने बताया था ना, ये वाला सबसे ऊपर वाला, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4 हो गए, फिर 5, 6, 7, 8, यानी कि सबसे ऊपर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि 4 कमरा है और एक कमरे में 2 सेल रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप बाहर रहते हैं हॉस्टल या रूम लेके, एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, नॉर्मली 3 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन ये एटम की बात हो रही है, ये रूम नहीं है, ये एटम का रूम है। वो कहता है बस हम 2 लोग को रखेंगे। तो 4 सेल है, यानी कि 4 कमरा, यानी कि एक कमरे में 2 लोग, यानी कि 4 सेल में 8 लोग, यानी कि बाहर वाले एरिया में 8 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एन सेल, इसमें 3 सेल रहते हैं, 3 कमरे होते हैं, यानी कि उसके अंदर वाले में जो एन वाला है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि सबसे जो अंदर वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो एक ही कमरा होता है, और एक कमरे के अंदर कहता है एटम्स कि हम 2 ही इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो वह देख सकते हैं ये पहला है, इसमें एक ही है। इसे लिथियम का है, इसमें 2 है, इसमें 1 आ गया है, इसमें देखो ऐसे 2 आ गया है। अभी लास्ट में देखिए ऑर्गन का, तो अच्छे से पता चलेगा। ये देखो ये LMN, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसका वो होता है कि मतलब आपसे थ्योरम पूछेगा, तीनों आपका जो था साइंटिस्ट जे थॉमसन और बोहर मॉडल का क्या कि इन्होंने कहा था, बस इतना ही पूछेगा। ये सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है,
कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट का नाम दिया गया है, उनका सिंबल दिया गया है, उनका एटॉमिक नंबर दिया गया है और उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबका सब कुछ दिया गया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बाकी जो आप लोग देख लीजिएगा, अपने बुक में भी होगा आपके। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहला हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर पता है हमको 1 है, सबसे पहले नंबर पे आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। देखो एक हमेशा याद रखना कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना उतना ही प्रोटॉन होगा। कहीं भी देख लो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2 प्रोटॉन इतना है, 18 है, 18 है, 11 है यहाँ, कहीं भी देख लो। अगर एग्ज़ाम में आ गया कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो 18 लेके चले आएंगे। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखिए हर एटम के अंदर, चाहे ब्रह्मांड का किसी भी एटम हो, किसी भी तरह का एटम हो, उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही मात्रा में हमारे प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, इक्वल मात्रा में होते हैं हमेशा। ठीक है, तो यही है बताया गया है। उसके बाद कह रहा है देख लो हीलियम में, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगी। और ठीक है, और ये वैलेंसी उसकी है। ठीक है, वैलेंसी भी देख लीजिएगा एक बार नज़र घुमा के। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। तो मेन आपका क्या है, एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो जाता है तो एटॉमिक नंबर की याद करने के बाद एटॉमिक मास आता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। तो एटॉमिक का नंबर को बस 2 गुना करना है, यानी कि गुणे 2 करना है, जितना है ना सबसे गुणे 2 कर देंगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, आर्गन का क्या होता है। तो 1 से लेकर 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको 12 तक काम देगा, यानी कि कक्षा 12 तक आपको हेल्प करेगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो, अब जो भी हम पढ़ेंगे ना वो पहले से हम पढ़े हुए हैं, यानी कि इसलिए पिछले चैप्टर में हमने वो सब पढ़ लिया है। वहीं पर यहाँ पर क्या दिया है, आज का था इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, क्या होता है एटॉमिक नंबर हमें पता है, हर एटम का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। उसको सिंबल किससे कहते हैं, यानी डिनोट किससे करते हैं, जेड से। केमिस्ट्री में कहीं भी आया जेड, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, ऐसे ही कार्बन का 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इस टेबल में दिया था पीछे, जो हमने टेबल देखा था, वो इसलिए मैं कहा हूँ कि एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर भी याद हो जाएगा। बस क्या करना है, एटॉमिक नंबर के साथ गुणे 2 कर देना है, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये आपसे पूछता है, जो पूछेगा मैं आपको वही बता रहा हूँ एग्जाम में, ताकि आप लोग क्या कर पाएँ, अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बस इतना कह रहा है, एटॉमिक नंबर याद करिए। और एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, वो होता है जेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे 6 कार्बन का है, तो एटॉमिक नंबर कितनी होती है किसकी, कार्बन की, तो जेड इक्वल टू 6, यानी कि 6वां नंबर पे आता है। और इसका मास निकालना होगा तो 6 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि जितना भी एटॉमिक नंबर है बस गुणा आपको 2 करना है, क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। और वही अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। तो मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का मास। जैसे हमारा मास क्या है, हम कितने हैं, कोई होगा 30 किलो का, कोई होगा 40 किलो का, कोई होगा 45 किलो का, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो कोई 60 किलो का, 70 किलो का होगा, तो उसका मास होता है। ऐसे ही एटम का भी मास होता है। तो एटम का मास निकालने के लिए, किसी भी एलिमेंट का मास निकालने के लिए हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है, कुछ नहीं है, बस एलिमेंट का संख्या है कि हम 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, बस वही हमको याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। उसके बाद आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये देखो, जैसे होता है ना, कोई ग्रुप हो गया दोस्तों का, तो उस ग्रुप में से एक लड़का ऐसा जरूर होगा जो सबसे अलग होगा। ठीक है, सबसे अलग यानी कि थोड़ा यूनिक होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये पागल वगैरह है, लेकिन सबसे बुद्धिमान लड़का वही रहता है। ठीक है, तो ऐसे आइसोटॉप्स भी होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, वो भी सबसे अलग बिहेव करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है बता रहे हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है हाइड्रोजन का एटम देख लेते हैं। देखो ये सारे एटम सारे लोग नहीं होते हैं, बस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग क्या है, हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। अभी हमने देखा यहाँ पे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इसके अंदर 3 आइसोटॉप्स आते हैं, यानी कि 3 फॉर्म आ जाता है इसका। 3 फॉर्म क्या क्या है, देखो हाइड्रोजन को अगर बांटेंगे ना तो 3 चीज़ों में बटेगा। पहला आता है प्रोटियम, ठीक है, दूसरा आता है ड्यूटेरियम, ड्यू मतलब कि होता है 2, और टेरियम मतलब कि हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप्स, और तीसरा होता है ट्रिटियम। देखो अब तीनों में कॉमन क्या होता है, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि जो आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो क्या पूछेगा एग्जाम में, ऐसे 2-3 नंबर में पूछ सकता है, ज़्यादा नंबर में नहीं पूछेगा, 2 या 3 नंबर में, 3 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 ही नंबर में पूछेगा। क्या पूछेगा, बताइए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है और हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स के नाम बताइए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, ठीक है, मास भी 1 हो गया, और आइसोटॉप्स का क्या नाम है, पहला है प्रोटियम, ठीक है, बस टीएम लगाना है। प्रोटियम यानी कि पहला, ड्यूटेरियम यानी कि दूसरा, और ट्रिटियम यानी कि तीसरा। इनका तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि ये भाई अलग हैं, क्योंकि ये आइसोटॉप्स हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे
एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज वन, यानी कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। प्रोटियम का भी, ड्यूटेरियम का भी और ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर एक ही होगा, लेकिन जो मास होगा वो 1 2 3 होगा। यानी कि प्रोटियम का मास 1 होगा, देखो 1 पे 1 मास है, ड्यूटेरियम का मास 2 है और ट्रिटियम का मास 3 है। यानी कि इनका जो वेट होगा वो तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन नंबर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोजन के फॉर्म है, इसोटॉप्स है, इसलिए हाइड्रोजन को सबसे अलग माना जाता है, क्योंकि ये सबसे अलग होता है, सबसे बेहतरीन होता है। ऐसे ही कार्बन के साथ भी है, कार्बन के भी क्या है, 3 कितने इसोटॉप्स हैं, कार्बन 6 पे 12 होता है, 6 पे 14 होता है और 17 पे नहीं, इसके 2 ही होते हैं, कार्बन के बस 2 इसोटॉप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है और एक होता है मास 12, एक होता है मास 14। और क्लोरीन के भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक 17 पे 35 होता है, एक 17 पे 37 होता है। यानी कि एटॉमिक नंबर देखो दोनों सेम है, 17 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 17, लेकिन मास क्या है, अलग अलग है, 35 है और एक 37 है। ठीक है, 3 इसोटॉप्स हैं, क्या क्या हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, कार्बन के 2 हैं और क्लोरीन के 3 हैं। अगर आप ये तीनों याद कर लिए तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपका 3 से 4 नंबर फिक्स है, उसको कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कार्बन के इसोटॉप्स का नाम बताइए, उनके मास का नाम बताइए। तो कार्बन के इसोटॉप्स क्या है, कार्बन 6 पे 12 है और दूसरा कार्बन 6 पे 14 है। ऐसे इसके साथ पूछ सकता है क्लोरीन का 17 पे 35 है और 17 पे 37 इसका मास नंबर है। इसे कहते हैं हम इसोटॉप्स। लास्ट टॉपिक आता है हमारा आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, अब देखो जो आइसोबार होता है ना, ये उल्टा एकदम डिफरेंट होता है, यानी कि अपोजिट होता है किससे, आइसोटॉप से। हम कह सकते हैं कि जो आइसोबार है ना, ये क्या है, अपोजिट है किससे, हमारा आइसोटॉप से। यानी कि आइसोटॉप में हमने देखा था इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। यही ना हमने पढ़ा है अभी। आइसोबार में उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, हमारा जो मास होगा वो सेम होगा, लिखा है ना सेम मास नंबर। ठीक है, मास नंबर सेम होगा, यानी कि दोनों का जो वेट होगा, जो भार होगा, जो केजी होगा, उन दोनों का सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एग्जांपल ले ले तो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। आर्गन का होता है 18, आर्गन का होता है 18। यानी कि हमने देखा 2 एलिमेंट लिया है हमने, एक कैल्शियम लिया है, एक आर्गन गैस लिया है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18 है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो मास है, दोनों का जो वेट है वो कितना है, 40 है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास सेम है। तो इन दोनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, हो सकता है डिफरेंट भी आ जाए पूछने के लिए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। तो 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, तो 4 नंबर आपका ऐसे ही फिक्स हो जाएगा, फ्री में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आइसोटॉप्स और आइसोबार। ठीक है, बस इतना ही है चैप्टर, बाकी तो जो साइज है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।